एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट या कोलाइडी अवस्था। सॉल्यूशंस जब हमने पढ़े थे, सॉल्यूशंस या विलियन, हमने पढ़ा था कि तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। एक जिनको हम वास्तविक सॉल्यूशंस बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस। दूसरे होते हैं सस्पेंशंस या निलंबन, और तीसरे होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस की खोज किस तरीके से हुई। सर थॉमस ग्रोहम जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस तैयार किए। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन या वनस्पति और जांघिव झिल्ली या पार्चमेंट पेपर या चर्म पत्र के द्वारा फिल्टरित नहीं होते। उन सॉल्यूशंस को उन्होंने कोलाइड्स बोला, और उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन तैयार किया। उन्होंने बताया कि कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलॉइड्स और दूसरे होते हैं कोलाइड्स। उन्होंने बताया कि जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं वो सॉल्यूशन है जो कि वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन में से या पार्चमेंट पेपर में से फिल्टर हो जाते हैं, उनको हम क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, जैसे कि शुगर, यूरिया या NaCl का सॉल्यूशन। दूसरे वो होते हैं जो कि चर्मपत्र, वनस्पति या जांतव झिल्ली में से फिल्टरित नहीं होते, जैसे कि स्टार्च सॉल्यूशन है, जिलेटिन सॉल्यूशन है, प्रोटीन है, या फिर जो गोंद हम देखते हैं, ग्लू। उन सारों को उन्होंने कोलाइडल स्टेट कहा या कोलाइडल सॉल्यूशन कहा। जब आगे स्टडीज़ हुई तो आगे ये देखा गया कि एक ही पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में क्रिस्टलॉइड और कोलाइड दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का सॉल्यूशन अगर हम पानी में बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं, तो वो क्रिस्टलॉइड है। क्रिस्टलॉइड का क्या मतलब हुआ कि जांतव झिल्ली में से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं और वो होमोजीनियस है। लेकिन अगर हम NaCl का सॉल्यूशन अल्कोहल या बेंजीन में बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कोलाइड्स की तरह हो जाएगा। इसी तरीके से साबुन का विलयन अगर हम पानी में बनाते हैं तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम साबुन का सॉल्यूशन अल्कोहल में बनाते हैं, मतलब साबुन को अगर हम अल्कोहल में डिज़ोल्व करते हैं, अल्कोहल में घोल देते हैं, तो वो क्रिस्टलॉइड बन जाएगा। तो इस आधार पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि हम जो क्लासिफिकेशन अब करेंगे वो हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में। अब सस्पेंशन या निलंबन किसको कहते हैं? ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? विषमांगी विलयन। रिलेटिवली लार्ज पार्टिकल्स, अणुओं का जो आकार है वो बड़ा होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? होल ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है। कुछ मेडिसिन्स। अब जो तीन तरीके के सॉल्यूशंस हमने देखे, कौन कौन से? ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है ये हम पढ़ते हैं। नेचर किस तरीके का होता है इनका जो ट्रू सॉल्यूशन है, जिनको हम वास्तविक विलयन कहते हैं, वास्तविक विलयन कैसे होते हैं? दे आर होमोजीनियस, मतलब समांगी विलयन बनाते हैं। सस्पेंशन या निलंबन क्या बनाते हैं? हेट्रोजीनियस बनाते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। अब इसमें इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पार्टिकल साइज़ की, कणों की आकार कितना है। अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर के रेंज का है तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, वास्तविक विलयन होगा। वास्तविक विलयन मतलब अगर हम NaCl को पानी में डिज़ोल्व कर दें तो जो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ट्रू सॉल्यूशन। उसके कणों का आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर की रेंज का। सस्पेंशन या निलंबन, इसमें कणुओं का आकार बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर होता है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम मिट्टी को पानी में डिज़ोल्व करें तो हमें बड़े बड़े कण नज़र आएंगे, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? निलंबन। और तीसरा हमारा क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। अब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कभी भी सेटल नहीं होता। अगर आप NaCl के सॉल्यूशन को बना करके रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से जो दो पार्ट होते हैं, विलायक और विलय, दोनों के अणु कभी भी अलग अलग नहीं होंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं होगा। लेकिन जो सस्पेंशन है वो सेटल हो जाता है। अगर आप जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम मिट्टी को डिज़ोल्व करके रखेंगे तो थोड़ी देर में हम क्या देखेंगे कि मिट्टी के जो कण हैं वो बीकर के
बॉटम पे या उसके पैंदे पे बैठ जाएंगे, इसका मतलब ये सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो सेटल नहीं होता। डिफ्यूज़न, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उनका डिफ्यूज़न या विसरण बहुत तेज़ी से होता है। जो सस्पेंशन है उनका डिफ्यूज़न या विसरण नहीं हो पाता, क्योंकि हम कह रहे हैं उनके कणों का आकार कितना है, 100 नैनोमीटर की रेंज का है। और जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन उनका भी डिफ्यूज़न धीरे धीरे होता है। क्यों धीरे धीरे होता है? क्योंकि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर उनके कणों का आकार है। अब पार्टिकल्स की विजिबिलिटी, पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाते हैं। जो सस्पेंशन होता है, पार्टिकल विजिबल बाय नेकेड आई और अंडर द माइक्रोस्कोप। ये क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है तो ये हमें नज़र आ जाते हैं, नहीं तो फिर माइक्रोस्कोप में तो दिख ही जाएंगे। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, पार्टिकल्स स्कैटर लाइट कैन बी ऑब्जर्व अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और इनको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं। देन फिल्टरेबिलिटी, दे पास इजीली थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर। अब क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो वास्तविक सॉल्यूशन है, वो कैसे हैं, होमोजीनियस है, पार्टिकल का साइज़ क्या है, 1 नैनोमीटर का है, तो ये एनिमल मेम्ब्रेन में से और फिल्टर पेपर में से आसानी से फिल्टर हो जाएंगे। जो सस्पेंशन है उनका आकार काफ़ी बड़ा है, 100 नैनोमीटर की साइज़ का है। अनेबल टू पास थ्रू ए एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर, तो ये उसमें से फिल्टर नहीं हो पाएंगे। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होंगे, पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब ये नज़र कैसे आते हैं? ट्रू सॉल्यूशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अपन NaCl के सॉल्यूशन को अगर इमेजिन करके देखें तो वो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होगा। जो सस्पेंशन होते हैं वो पैक होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी ट्रांसलूसेंट या पारदर्शी होते हैं। अब ये जो टेबल है इसमें फिर से हमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम देख सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर तो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है ट्रू सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन की एंड सस्पेंशन की। अभी पिछली वाली जो टेबल में हमने पढ़ा था, तो जो मेजर डिफरेंस है इन तीनों में वो किसका है, पार्टिकल साइज़ का। आप देखिए नज़र आ रहा है, यहाँ पार्टिकल आपको बड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ पार्टिकल आप बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ इन दोनों के बीच के नज़र आ रहे हैं। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ पार्टिकल्स और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब वास्तविक जो सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं, वो 2 तरीके के कणों से मिलकर बने होते हैं, विलय और विलायक, जिसमें विलय जो कम मात्रा में होता है और विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। द सॉल्वेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज यूजुअली लिक्विड बट कैन बी ए गैस। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। द पार्टिकल्स आर एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स दैट आर वेरी स्मॉल इन डायमीटर। कोलाइडल मिक्सचर्स किसके होते हैं? हैज पार्टिकल्स there are not as small as the solution and not as large as suspension. The particles are intermediate in size. ये अपन को दिख नज़र आ रहा है दोनों पिक्चर्स में से। देखिए आप कि ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा है वो इन दोनों के बीच का है। अब सस्पेंशन या निलंबन किसको कहते हैं? दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड अ सॉल्वेंट इट्स पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज फाउंड इन द सॉल्यूशन। इनकी पार्टिकल की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। The particles in a suspension can be distributed throughout the suspension evenly by shaking the mixture. अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ दवाइयों में हमें लिखा होता है ना, शेक बिफोर यूज़, कि आप इसको यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से हिला लीजिए। वो क्यों कहते हैं हम इनको? क्योंकि पार्टिकल बड़े साइज़ के होते हैं और वो पूरे सॉल्यूशन में इवनली फैले हुए नहीं होते। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद में, क्योंकि बड़े पार्टिकल साइज़ हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल उन पे लगता है और वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कोलाइड्स या कोलाइडल विलयन हम किसको कहते हैं, इसके बारे में हमको पूरा स्टडी करना है। इसमें BSc के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम इसको 3 या 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे। अब हम कोलाइड्स किसको बोलते हैं? अ कोलाइड इज़ अ सब्सटेंस माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस। The word collide comes from the Greek word kolla, which means the glue. Thus, the colloidal particles are glue-like substances. अब
कोलाइड जो वर्ड बना है वो ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब क्या होता है, गोंद या ग्लू। दिस पार्टिकल पास थ्रू अ फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसलिए ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें से फिल्टर नहीं हो सकता। कोलाइड कैन बी मेड सेटल बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, और जब हम इनका सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये अलग अलग रूप में बैठ जाते हैं, मतलब जो इनके बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो बाकी का फेज़ है वो आपका आगे आ जाएगा। अब ये किस तरीके से डिवाइड होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। कोलाइडल सब्सटेंस या कोलाइडल स्टेट होती है वो दो फेजेस से मिलकर बनी होती है। अब हम उन फेजेस को क्या क्या बोलते हैं, ए डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। जैसे कि हमने ट्रू सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था, विलय और विलायक। विलय वो होता है जो कम होता है, विलायक वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और डिस्पर्स्ड फेज होता है वो कम होता है। मतलब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम के अंदर घुला हुआ रहता है। जैसे कि आप देखिए इस पिक्चर में आपको ये बताया, ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो कम मात्रा में, ये क्या है, डिस्पर्स फेज। और ये जो ज़्यादा मात्रा में बीकर में आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। The dispersed phase particles have a diameter of between approximately 1 nanometer to 100 nanometer. Such particles are normally invisible in an optical. Through their presence can be confirmed with the use of ultra microscope or by an electron microscope. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये दो फेज अलग अलग नज़र आते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्शन मीडियम होगा उसमें डिस्पर्स्ड फेज घुला हुआ होगा। अब एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल स्टेट फ्रॉम द डेली लाइफ, ये कोलाइडल स्टेट के एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं। फोम्स है, मिल्क है, जो फॉग बनता है सर्दियों में, डिटर्जेंट्स हैं सारे, एरोसल्स हैं, ब्लड है, पेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारे के सारे कोलाइडल स्टेट के एग्जाम्पल हैं। टेबल सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सलाइन वाटर, दिस इज सॉल्यूशन। NaCl को जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरीके का हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। देन द फ्लोर इज सस्पेंडेड इन वाटर, अगर हम आटे को पानी में घोल दें तो क्या बन जाएगा, आटे के कण आपको पता है बड़े बड़े से होते हैं, तो निलंबन या सस्पेंशन जैसा बन जाएगा। Milk is an emulsified colloid in the liquid butter fat globules dispersed within water. और जो पानी दूध है हमारा वो किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल स्टेट का। इसके अंदर क्या होगा, पानी के अंदर जो फैट, बटर फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसमें डिजॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स आर मिल्क, सिंथेटिक पॉलीमर्स, फॉग, ब्लड, जैम, शू पॉलिश, स्मोक एट्सेट्रा। देखिए इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैम, ब्लड और स्मोक जो होता है, स्मोक इज़ द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल स्टेट। जो फॉग हमको नज़र आती है सर्दियों में, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, कोलाइडल स्टेट है। अब कोलाइडल स्टेट में फोर्सेस या अंतरक्रिया आपस में किस किस तरह की होती हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं। हमने पढ़ा भी कि कोलाइडल स्टेट में दो फेजेस होते हैं, अपन ने भी पढ़ा था, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से अंतरक्रिया होती है, तो इनकी अंतरक्रिया बताने के लिए इन्होंने हमें कुछ फोर्सेस बताए हैं, जैसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, स्टेरिक फोर्सेस आदि। ये सब वो बल हैं जिनके द्वारा ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। In liquid state theory, the excluded volume of a molecule is the volume which is inaccessible to the other molecules. अब देखिए लिक्विड स्टेट थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि ये जो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वाली जो जगह होगी, ये वो जगह होगी जहाँ पर कि दूसरे मॉलिक्यूल पे दूसरा मॉलिक्यूल वहाँ पर नहीं आ सकता,
और वहाँ पर किसी भी तरीके की अंतरक्रिया या इंटरेक्शन नहीं हो सकता। अब अगर वॉन डेर वाल फोर्सेस इनमें किस तरीके से लगती है, देखिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस और माइनस डाइपोल्स बन गए और दो डाइपोल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वॉन डेर वाल फोर्सेस। इसी तरीके से इनमें स्टेरिक फोर्सेस लगते हैं जो मॉलिक्यूल्स के आसपास स्पेस बना लेते हैं। अब हम आते हैं कोलाइड्स को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। इनका क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो दो इनके फेज है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। इनके बीच में किस तरीके की इंटरेक्शन होती है, इस पर हम इनका विभाजन कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज इन द डिस्पर्स्ड फेज। जो परिक्षेपण प्रावस्था है उसके अणुओं की साइज़ क्या है, इस आधार पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ कोलाइड्स किस तरीके से हमको नज़र आते हैं, उस आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डिस्पर्शन फेज, और इनका जो परिक्षेप प्रावस्था है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके का लगा हुआ है, इस आधार पर भी हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। अब परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर हम इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। तो सबसे पहले हम पहला वाला पढ़ते हैं, दैट इज लायोफिलिक कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। ये वो वाले कोलाइड्स होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। दे आर ऑल्सो टर्म्स एज इंट्रेंसिंग कोलाइड्स, इनको हम इंट्रेंसिंग कोलाइड्स भी कह सकते हैं। Substances have tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium। अब क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, तो जैसे ये दोनों प्रावस्थाएं एक दूसरे के पास आती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इफ़ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर देन दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक और इमल्सॉइड्स। अगर इसमें परिक्षेपित माध्यम कौन सा था, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था घुली हुई होती है, वो अगर पानी है तो हम इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। द लायोफिलिक कोलाइड्स आर जनरली सेल्फ स्टेबलाइज्ड। अब क्योंकि दोनों माध्यम में एक दूसरे के प्रति एफिनिटी है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, तो आकर्षण की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, सेल्फ स्टेबलाइज्ड, मतलब खुद ही एक दूसरे को स्टेबल कर लेंगे, हमें इनमें बाहर से कोई स्टेबलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवर्सिबल इन नेचर एंड दे आर हैविली हाइड्रेटेड। ये जो रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम दोनों फेजेस को मिलाएंगे कोलाइड्स बन जाएंगे, और कोलाइड्स में से हम दोनों को वापस से भी अलग कर सकते हैं। तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हुई, फॉर्मेशन भी हो सकता है इनका और डिफॉर्म भी वापस हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आर स्टार्च, जेलेटिन, रबर, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। जो दूसरा पार्ट होता है उसका वो होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज हैज़ नो एफिनिटी टू द डिस्पर्शन मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होता, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक कोलाइड्स बोलते हैं। Such substances have no tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium। अब क्योंकि इन दोनों प्रावस्थाओं में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में एक दूसरे के लिए कोई आकर्षण नहीं है, तो इन दोनों को जब हम पास में लाते हैं तो ये आसानी से कोलाइडल स्टेट नहीं बनाते। द लायोफोबिक कोलाइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल, और इसलिए ये क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। They are irreversible by nature and stabilized by adding small amount of electrolyte। अब क्योंकि इनमें आपस में एक दूसरे के लिए कोई एफिनिटी ही नहीं है, इसलिए ये क्या होते हैं, इर्रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अभिक्रिया इनकी अनुत्क्रमणीय होती है। हम इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में इनकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, और इनको स्टेबलाइज करने के लिए या स्थिर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघटक। दे आर पुअरली हाइड्रेटेड,
इफ़ द डिस्पर्शन मीडियम इज़ वाटर द लायोफोबिक कोलाइड्स आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? सोल्स ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर सोल्स ऑफ मेटल, हाइड्रोक्साइड एंड सोल्स ऑफ मेटल सल्फाइड्स। तो मेटल सल्फाइड्स और जो मेटल सोल्स हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम आगे इनका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।